सक्षम चौधरी है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। जो प्लांट किंगडम है वो क्लास 11th NCERT बायोलॉजी का 3rd चैप्टर है। और इससे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का जो कि हम द लिविंग वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, और जो सेकंड चैप्टर है जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से, वो अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर प्लांट किंगडम को चालू करने से पहले अगर थोड़ा सा अपन उनके बारे में एक समरी देखें उन चैप्टर्स की, तो अपन ये देखेंगे कि सबसे पहले अपन ने जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि आखिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे लिविंग हम अपन कह सकते हैं। जैसे कि उसमें कई सारी चीज़ों को अपन ने डिस्कस किया था, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, इसके अलावा ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद में अपन लोगों ने पढ़ा कि जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज होती हैं वो आखिर कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और लास्ट में अपन लोगों ने पढ़ा टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर अपन लोगों ने ये पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया के अंदर उनको अपन लोगों ने 5 किंगडम के अंदर डिवाइड कर रखा है। उन किंगडम के जो नाम है कुछ इस तरह से है कि इसकी पहला जो है वो है मोनेरा, दूसरा जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम जो है वो है फंजाई, चौथा किंगडम है प्लांट ही कह सकते हैं, और जो पांचवा किंगडम है वो है एनिमेलिया। इनमें से जो 3 किंगडम है ये अपन लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस अपन लोग कर चुके हैं। अब जो अपना जो चौथा किंगडम है यानी कि प्लांट किंगडम, ये अपन लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा एक नॉर्मल आइडिया होना चाहिए कि क्या प्लांट्स होते हैं और क्या इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मली हालांकि वैसे तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि प्लांट्स के जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टॉपिक का थोड़ा सा बेस अगर अपन जाने तो अपन को पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो मैं नॉर्मल एक डेफिनेशन डालूंगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स of plants। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टर अगर उसकी मैं बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से अधिक सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा भी वो यूकेरियोटिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि अपना जो फूड है, अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं। इसके अलावा वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक का ये एक तरह से पर्यायवाची है। फोटोसिंथेटिक यानी कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की अगर नॉर्मल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो अपन ये जानते हैं CO2 प्लस H2 ये लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O का निर्माण करती है। तो ये ग्लूकोज जो है यही प्लांट्स के लिए फूड का काम करता है। इसके अलावा अगर दूसरे कैरेक्टर की बात करूं तो जो प्लांट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो चल फिर नहीं सकते इंसानों की तरह या फिर और जानवरों की तरह, नॉन मोटाइल। तो तीसरा कैरेक्टर जो इनका है वो है कि ये ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं, यानी कि इनके जो पत्ते हैं वो हरे रंग के होते हैं। ग्रीन क्या होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। हम जानते हैं कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि जो प्लांट है उसकी
इनका कैरेक्टर हम अपन कह सकते हैं कि इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो मैं कहूंगा कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट्स के जो अपन पढ़ते आए हैं इतने दिनों से। और एक चीज इसमें एक और ऐड अपन कर सकते हैं कि ये जनरली जो इनमें रिप्रोडक्शन का मेथड है वो सेक्सुअल होता है। जनरली दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअल। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स की जो अपन ने पढ़े। अब इसके बाद में हम सीधा अपने टॉपिक पर आएंगे। टॉपिक रहेगा अपने इसके आगे कि जो प्लांट्स है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो आखिर किस तरह है। तो आइए फिर इसको भी अपन लोग डिस्कस करते हैं। मैं लिखूंगा अभी जो अपनी हेडिंग है वो है अब क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है वो समय के साथ साथ अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से किया। अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्लासिफिकेशन की तो वो अपन पढ़ते हैं नेचुरल, माफ कीजिएगा, वो अपन पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो प्लांट्स का था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन दिया गया वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके बाद जो तीसरा हो गया, फिर कह सकते हैं कि लास्ट क्लासिफिकेशन जो दिया गया था प्लांट्स का वो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तीन तरह के क्लासिफिकेशन जो है वो टाइम लाइन के हिसाब से दिए गए। अब तीन क्यों दिए गए इसका भी एक नॉर्मल सा कारण है कि जब पहला क्लासिफिकेशन दिया गया तो सीधी सी बात है उसके बहुत सारे डिमेरिट्स रहे होंगे, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसके भी बहुत सारे डिमेरिट्स रहे होंगे, तो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो आज तक दुनिया जो है पढ़ती आ रही है। और बस इन्हीं चीजों को अपन लोग अब बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो ये प्रमुखतः है दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आता है, मैं लिखूंगा गिवन बाय, एक तो है अरिस्टोटल एंड द स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लिन्नेस। इन दो साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया। ये बात लगभग 18th सेंचुरी की, जब कैरोलस लिन्नेस ने इसका जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये प्लांट्स के सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, या फिर कहूँगी ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। मैं तो यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड करूंगा, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, अब जब इन्होंने दिया था तो उस समय साइंस जो है उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है। तो इन्होंने तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से देखे थे, इनको नहीं पता था उस समय कि कोई एक सेल नाम की चीज़ भी होती है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं। तो इतना सब कुछ उस समय इतना एडवांस
थे वो इन्होंने दिए। अब इसके अंदर अगर बात करें अरिस्टोटल की, तो अरिस्टोटल ने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको दो ग्रुप्स के अंदर मतलब डिफरेंशिएट किया। इन्होंने जो डिफरेंशिएशन किया था वो दो ग्रुप्स जो हमको ये थे, इन्होंने एक तो किया एनिमल्स और एक है प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स इन्होंने सिर्फ दो ही ग्रुप्स के अंदर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। प्लांट्स को इन्होंने फर्दर तीन ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनमें से जो सबसे पहला था वो था हर्ब, दूसरा था श्रब्स और तीसरे ट्रीज। ठीक है, इसके अलावा कैरोलस लिनियस ने इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर, यानी उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है किसी भी एक प्लांट की सेक्सुअल के आधार पर, इन्होंने उनके आधार पर वो मतलब कि जो नंबर ऑफ स्टेमन्स होते हैं उनके आधार पर प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया। अब किस तरह से किया, जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक प्लांट की अगर एक स्टेमन, मैं कहूँगा अगर ये मान लीजिए कि एक स्टेमन है, तो इन्होंने उस प्लांट को, वो जो भी ग्रुप है जिसका एक ही स्टेमन है, इनको इन्होंने नाम दिया मोनो एंड्री। जिन प्लांट्स के दो स्टेमन्स थे उन प्लांट्स को इन्होंने नाम दिया डायएंड्री। तो ये इस तरह से करते हैं। अब सीधी सी बात है, ये जो भी क्लासिफिकेशन है ये दुनिया के स्कॉलर्स को उस समय पसंद नहीं है। अब इसके बहुत सारे डिमेरिट्स भी थे, वो डिमेरिट्स क्या क्या उनके ऊपर अपन थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। अगर मैं इसके डिमेरिट्स की बात करूं तो जो पहला डिमेरिट ये था कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, वो इन्होंने इन दोनों को इक्वल वेटेज दिया था, जो कि एक गलत मतलब कि वे था। क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, वो अपन जानते हैं उसकी लीफ होती है, उसकी स्टेम होती है, उसके रूट्स होते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं वो अपन जानते हैं एंड्रोशियम और गायनोशियम होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो टाइम के साथ में चेंज होते जाते हैं। अगर पतझड़ का मौसम आया तो पतझड़ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा प्लांट के ऊपर रहेंगे। जो रिप्रोडक्शन का जो वे है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो भूल थी वो इनकी यही थी कि इन्होंने वेजिटेटिव और जो मतलब कि रिप्रोडक्टिव जो भी इनके कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, उन्होंने उनको एक समान वेटेज दिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स are given equal weightage। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो इनका जो यही था। इसके अलावा और भी अपन कह सकते हैं कि इन्होंने ना तो इनके एनाटॉमिकल बेसिस के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि अपन जानते हैं प्लांट्स की एनाटॉमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है मॉर्फोलॉजी के कंपेयर में। इनकी जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो भी क्लासिफिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अलग होता है मॉर्फोलॉजी के। अगर आप मॉर्फोलॉजी के कंपेयर में अगर अपन बात करें तो यही कुछ इनके डिमेरिट्स थे। इसके बाद में सीधी बात है, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको दुनिया ने उतना ज़्यादा अप्रूव नहीं किया, तो दुनिया ने इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब इसके बाद में जो अगला जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको भी अपन दोनों डिस्कस करेंगे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये दो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंथम एंड हुकर। इन दोनों साइंटिस्ट ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो
मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गिवन बाई जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हूकर। ये तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया कि ये जो क्लासिफिकेशन था ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर तो बेस्ड था ही, इसके अलावा ये एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल और इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि फिजियोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी ये बेस्ड है। तो इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और इंटीग्रेट किया और इसको बढ़ाया। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बेस्ड ऑन morphological, embryological, cytological and physiological characters। ठीक है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जो डिमेरिट था, वो ये था कि इन्होंने प्लांट्स को फाइलोजेनेटिक एविडेंसेस के आधार पर या फिर फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। यानी कि इन्होंने जो भी प्लांट्स का मतलब कि क्लासिफिकेशन किया, उन प्लांट्स को इन्होंने एक तरह से मिक्स सा कर दिया, जिससे उस समय के स्कॉलर्स को इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो डिमेरिट था वो इनका यही था कि इन्होंने, मैं लिखूंगा यहाँ पे, दे डू नॉट यूज फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स। जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी बताया जाता है, जैसे कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इसको इन्होंने डायकोट्स और मोनोकोट्स के बीच में रख दिया। और अपन सब जानते हैं कि अगर अपन इवोल्यूशन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स वो हमेशा एंजियोस्पर्म्स के पहले आएंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये डायकोट पहले रख दिया। तो सीधी सी बात है, इनका जो ये थ्योरी है ये डिस्कार्ड हो गई। तो जो लास्ट में जो थ्योरी अपने पास में आई वो थी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर लिखेंगे अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अपन को नाम से ही पता लग रहा है, फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशनरी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर डेड ऑर्गेनिज्म की अगर अपन इवोल्यूशनरी स्टडी करें कि आगे उससे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आए थे, तो उसको अपन बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ स्टडी। अब ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो लगभग 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, या फिर मैं कुछ 4 साइंटिस्ट का नाम आता है। उन साइंटिस्ट के नेम है जिस प्रकार है, मैं लिखूंगा गिवन बाई हचिंसन, इसके अलावा तख्तजान और एंगलर एंड प्रांट, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो खास बात थी सबसे, वो यह थी कि ये क्या करता था कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, वो यदि उनका एंसेस्टर एक है, तो इन्होंने क्या किया,
उन सभी ऑर्गेनिजम्स को किसी एक टैक्सॉन के अंदर इन्होंने रखा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा organisms with a common ancestor were placed in one taxon। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन भाई इसकी बात है फॉसिल्स के ऊपर बेस्ड था। तो अपन जानते हैं कि जो फॉसिल्स है, यदि किसी एक ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मुझे मिलते हैं या फिर साइंटिस्ट को अगर मिलते हैं तो वो बहुत ईजी होगा उनके लिए उस सिस्टम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। तो यही जो है इसका सबसे बड़ा एक मेरिट निकला। और ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो आज की जो दुनिया है वो इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेगी। अब मान लीजिए कि किसी दिन या फिर किसी टाइम पर मुझे फॉसिल्स जो है ऑर्गेनिजम्स के वो नहीं मिलते, तो उसके लिए भी साइंटिस्ट ने एक आइडिया जो है मैं मानता हूँ कि खोज रखा था। और वो एक तरह से जो अगर मुझे मान लीजिए कि फॉसिल्स नहीं मिलते तो उसके बाद में जो टैक्सोनॉमी यदि मुझे फिर भी पढ़नी है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक अलग से टैक्सोनॉमी दी गई है, तो उसकी अपन अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखूंगा fossils are not found, then तीन टाइप्स के अंदर जो टैक्सोनॉमी है वो दी गई है, उसमें जो तीन टाइप्स है वो है सबसे पहले न्यूमेरिकल, दूसरा जो है वह साइटोलॉजिकल, और जो तीसरा है वो है कीमोटॉक्सिक। कीमोटैक्सिक टैक्सोनॉमी, ये तीन तरह की टैक्सोनॉमी है जो अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की अगर बात करूँ तो इसके नाम से पता लग रहा है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, यानी कि ये प्लांट्स को, यदि मान लीजिए कि मैं बहुत सारे प्लांट्स है मेरे पास में, तो मैं उनको एक कोड दूंगा। यदि कि मान लीजिए कि मेरे पास में 1000 प्लांट्स हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि उनके कैरेक्टर्स क्या क्या है। मान लीजिए कि उनके पास में अगर 4 स्टेमन है, एक गाइनोशियम है, यदि वो मतलब कि उनका जो लीफ का जो वेरिएशन है, उनकी फाइलोटैक्सी है, अगर वो मैच करती है तो मैं उन प्लांट्स को एक ग्रुप के अंदर रख दूंगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक ग्रुप और होगा जो इनके ग्रुप के मतलब कि जो कैरेक्टर्स होंगे वो अलग होंगे, इन वाले प्लांट्स को मैं अलग रखूंगा और इन दोनों ग्रुप को मैं एक कोड दे दूंगा। उस कोड से क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी भी मुझे एक प्लांट मिलता है और यदि मैं आप कंप्यूटर के अंदर या फिर कहीं भी अगर मेरे पास में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके अंदर अगर मैं ढूंढूंगा कि ये कैरेक्टर्स किस प्लांट्स के अंदर है, तो वो प्लांट या फिर जो भी ग्रुप है वो मुझे पहले ही मिल जाएगा। तो उसके अंदर वो जो नया लिविंग प्लांट है उसको मैं उसके अंदर ऐड कर सकूंगा। अब इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की जो खास बात ये है कि ये बेस्ड है कंप्यूटर्स के ऊपर, बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल डिवाइसेस। जो भी कोड्स वगैरह होते हैं इनको अपन कंप्यूटर या फिर टेक्निकल डिवाइसेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी की बात करूं तो इसके अंदर इसका भी नाम से पता लग रहा है साइटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ सेल। तो इसके अंदर प्लांट्स को उनके साइटोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर अपन मतलब कि कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे कि इसके अंदर नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो साइटोलॉजी के अंदर अपन जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम के यहाँ पर 3 ऐसे मतलब कि एविडेंस मान लीजिए या फिर कैरेक्टर्स, उनके बेसिस पर अपन प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं।
तो जो 3 कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर, जैसे कि पहला जो कैरेक्टर है वो तो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर है वो है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इन 3 कैरेक्टर्स के आधार पर मैं प्लांट्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है जिन जिन प्लांट्स की शेप होंगी उनको मैं एक ग्रुप के अंदर रखूंगा। नंबर ऑफ बिहेवियर जो है क्रोमोसोम्स का, उनके हिसाब से मैं प्लांट्स को एक कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दूंगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके यदि मान लीजिए कि जिन प्लांट्स के स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम्स के वो सेम, तो उनको मैं एक कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो कीमोटैक्सिक टैक्सोनॉमी है, या फिर मैं कह सकता हूँ कीमोलॉजिकल टैक्सोनॉमी नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये केमिकल्स के ऊपर बेस्ड है जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब केमिकल्स में अगर बात करूँ प्लांट्स की, तो सबसे जो मतलब एक सबसे बड़ा केमिकल है या फिर सबसे जो फेमस केमिकल है वो अपन जानते हैं डीएनए होता है। तो इसके अंदर डीएनए तो इंक्लूड है, इसके अलावा कुछ केमिकल्स और है जिनके आधार पर कीमोटैक्सिक टैक्सोनॉमी जो है वो उसकी ब्रांच जो है टिकी हुई है। उन केमिकल्स के नाम है जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे मतलब कि अपने पास में केमिकल्स है, इनके आधार पर अगर अपन प्लांट्स को डिवाइड करेंगे या यदि उनका अपन ग्रुप बनाएंगे तो उसको अपन कीमोटैक्सिक टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हुई क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की। अब अपन लोग यहाँ पर जो प्लांट किंगडम है उसके जो डिविजन्स है उसकी अपन लोग बात करेंगे। यहाँ पर अपन लोग इसके अंदर डालेंगे डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के मुख्यतः 5 डिविजन्स हैं। वो डिविजन्स कौन से हैं, वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। तो पहला डिवीजन है वो है एल्गी। जो दूसरा डिवीजन है वो है ब्रायोफाइट्स। तीसरा जो डिवीजन है वो है टेरिडोफाइट्स। जो चौथा डिवीजन है वो है जिम्नोस्पर्म्स। और जो 5वां डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म्स। ये 5 डिवीजन्स होते हैं प्लांट किंगडम में। अब इन सबको अपन थोड़े थोड़े इनके जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए फिर करते हैं। इसके अंदर अपन अगर सबसे पहले मैं बात करूँ एल्गी, तो जो ये एल्गी है इसकी अगर नॉर्मल में डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि दीज आर मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक थैलोफाइटा containing chlorophyll and present diverse habitats। एल्गी जो है वो मल्टीसेलुलर है, यूकेरियोटिक है, थैलोफाइटा containing chlorophyll and
प्रेजेंट इन डाइवर्स हैबिटेट्स। जो एल्गी है जिसको अपन हिंदी में शैवाल के नाम से जानते हैं, ये अपन जानते हैं ग्रीन कलर की होती है और एक तरह से ग्रुप ऑफ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डाइवर्स हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर एक खासियत ये होती है कि इनके अंदर कभी भी एम्ब्रियो जो स्टेज होती है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट इन मैन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है। इसके बाद में अपन लोग इसके कुछ अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं जैसे कि क्लोरेला है, इसके अलावा ओसिलेटोरिया है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरा अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स का, तो जो ब्रायोफाइट्स नेम ये दो वर्ड से मिलके बना है। जैसे कि अगर मैं ब्रायोफाइट्स, तो ये एक है ब्रायो। ब्रायो का मतलब होता है मोस। मोस क्या है? मोस में कह सकता हूँ कि ग्रीन कलर कारपेट लाइक ये प्लांट्स होते हैं जो कि मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ों पे या फिर मॉइस्ट जो प्लेसेस होती हैं, जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर एक कारपेट जैसी एक घास जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन लोग मोस बोलते हैं। और फाइट्स का अपन लोग जानते हैं, इसका मतलब प्लांट्स होता है। लेकिन ये वो ग्रुप है प्लांट्स का जो कि मोस जैसे होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती। ठीक है, सो दे लैक, ले लिखूंगा यहाँ पे, they lack true stem, leaves and roots। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाते हैं क्योंकि इनको ये इनकी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी की पूरी वाटर पे टिकी हुई होती है। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो वाटर के बिना इम्पॉसिबल है। इसके साथ साथ में यह भी कहा जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स के पहले लैंड प्लांट्स हैं, यानी कि ये पानी से बाहर आए, सबसे पहले ऐसे प्लांट थे जो सबसे पहले पानी से बाहर आए। ठीक है, इसके अलावा ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स लिए नहीं क्योंकि लैंड के ऊपर पहली बात तो ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर वास्कुलर बंडल जो है पूरी तरह से एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये रही ब्रायोफाइट्स की बात। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स। अगर मैं टेरिडोफाइट्स वर्ड की बात करूं, टेरिडोफाइट्स का वर्ड ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है टेरिडो, यानी कि फेदर लाइक। टेरिडो का मतलब होता है फेदर लाइक। फेदर लाइक यानी कि पंख जैसे, जो पक्षियों के पंख होते हैं। टेरिडोफाइट्स के जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो पक्षियों के पर जैसे होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं उनके जैसे होते हैं। और फाइट्स का आपको पता ही है, इसका मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स की अगर टेरिडोफाइट्स को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स को अपन लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, वैसे ही टेरिडोफाइट्स को अपन लोग रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जो टेरिडोफाइट्स हैं इनकी अगर मैं बात करूं तो ये इनका जो रिप्रोडक्शन है वो वाटर के बगैर इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर जो एंथेरोजोइड है वो स्विम करके जो एग होता है वहां तक पहुंचता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो वास्कुलर बंडल है वो इनके अंदर पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। ठीक है,
इसके अंदर पूरी तरह से डेवलप होती है। ठीक है, तो ये बात रही टेरिडोफाइट्स। इसके बाद में अपन बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। अब तो जिम्नोस्पर्म से ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें सबसे पहला जो है वो जिम्नो। जिम्नो का मतलब होता है नेक, यानी कि नंगा। ठीक है, और स्पर्म जो है इसका मतलब होता है शीड, यानी कि ये वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है ये जिनकी जो शीड्स होती है वो नंगी होती है, यानी कि इनके अंदर फ्रूट्स का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होता इनके अंदर, क्योंकि ओवेरी एब्सेंट है, ओवेरी एब्सेंट है तभी शीड्स नंगी होती है, क्योंकि यदि ओवेरी प्रेजेंट होती तो फिर वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर अगर मैं वास्कुलर मंडल की बात करूं तो जाइलम के अंदर, तो इनके अंदर जो जाइलम होती है उसके अंदर जो वेसल्स है वो प्रेजेंट नहीं होती, वेसल्स जो है एब्सेंट है, और फ्लोएम के अंदर जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। ये है इनके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। लगभग अगर अपन इंडिया की बात करें तो हिमालयन रेंज है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर ये बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। और जो रिप्रोडक्शन करने का मेथड है वो अपन जानते हैं कि सेक्सुअल होता है। तो ये सब बात है जिम्नोस्पर्म्स की। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स की तरफ। एंजियोस्पर्म्स नाम से पता लग रहा है एंजियो, एंजियो का मतलब होता है, एंजियो का अपन ये कह सकते हैं कि कवर्ड, और स्पर्म्स का मतलब होता है शीड। ये वो ग्रुप ऑफ प्लांट है जिनके अंदर जो शीड्स होती है वो कवर्ड होती है। एंजियोस्पर्म्स जो है वो फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और ये प्लांट्स की अगर बात करें तो उनको एक तरह